दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संगठनों से सहायता प्राप्त करके न केवल विभिन्न देश अपने आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि ये देश इन संगठनों में अपने वित्तीय योगदान को स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर रणनीतिक बढ़त भी हासिल करने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ये चर्चा G20 की 9 से 10 सितंबर को भारत में होने वाली बैठक के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो उठती है। G20 ही एकमात्र ऐसा वैश्विक स्तर पर आर्थिक संगठन नहीं है जिससे भारत जुड़ा हुआ है, बल्कि अन्य आर्थिक और वित्तीय संगठन भी है जिनमें भागीदारी स्थापित करके भारत वैश्विक स्तर पर अपने रणनीतिक बढ़त को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। और इसी कारण से उन संगठनों की चर्चा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। यही इन डेप्थ में आज हमारा टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा G20 के अलावा भारत किन महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सामान्य स्थिति के बारे में जानेंगे। इसमें भारत के योगदान के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के अलावा में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनसे भारत जुड़ा हुआ है और योगदान स्थापित करता है, तो उनमें सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चर्चा करेंगे। फिर हमारी चर्चा का केंद्र एशियाई विकास बैंक और विश्व व्यापार संगठन होगा। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जो यूएन की एक विशिष्ट एजेंसी है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा और अफ्रीकी विकास बैंक और इनमें भारत की भागीदारी पर चर्चा होगी। फिर हम वैश्विक संगठन आज क्यों आवश्यक हैं, वैश्विक चुनौतियों से निपटने के अंतर्गत और उनमें भारत की क्या भागीदारी हो सकती है, उस पर सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। और अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है G20 समिट इन न्यू दिल्ली, व्हाट अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज इंडिया पार्ट ऑफ। वे कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इंडिया एक हिस्सा है, भारत एक हिस्सा है। G20 की समिट 9 से 10 सितंबर को भारत में हो रही है। और अगर आप इस समिट के बारे में, G20 के बारे में, उसके मूलभूत उद्देश्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने एक इनफोकस प्रोग्राम किया हुआ है पहले से। आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। वहां विस्तार से आप G20 के पूरे विषय को समझ जाएंगे। हमारी यहाँ चर्चा का केंद्र होगा अलग ऑर्गेनाइजेशन G20 के अलावा जो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनको देखने का। और इसीलिए G20 की बैठक के कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वे कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक और वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत की उनमें एक भागीदारी स्थापित है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर समाप्त होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण की दिशा में कदम उठने लगे थे और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में होने वाली एक बैठक, जिसके अंतर्गत दो संगठन अस्तित्व में आए जिनको हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के नाम से। इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स संस्था भी कहते हैं। इनके काम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि वर्ल्ड बैंक इन दोनों का भारत सदस्य है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि विभिन्न देशों में जो संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इसका काम संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अंतर्गत दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का है। और वहीं IMF विभिन्न देशों में भुगतान शेष की समस्याओं को सुलझाने के लिए अल्पकालीन ऋण मुहैया कराता है। ये फंडामेंटल अंतर है इन दोनों संस्थाओं में। जहां हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो ये जो विश्व बैंक है ये 5 संस्थाओं से मिलकर के बनता है और इसीलिए हम इसको विश्व बैंक ग्रुप भी कहते हैं। इसमें सबसे पहली संस्था कौन सी है? IBRD। IBRD की स्थापना, IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 189 है। ये मूल रूप से गरीबी उन्मूलन और जो निचले स्तर पर वल्नरेबल ग्रुप हैं, सुभेद्य लोग हैं, उनके जीवन स्तर को सुभेद्य
व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है और इसके अंतर्गत ये कई इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। उन इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ये ऋण सुविधा प्रदान करता है। ऋण सुविधा प्रदान करने के साथ साथ ये जोखिम प्रबंधन प्रोडक्ट उत्पाद भी प्रदान करता है और इसकी एक सलाहकारी भूमिका भी रहती है। अन्य फाइनेंशियल सेवाएं, वित्तीय सेवाएं भी ये प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सुभेद्य लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का ही इसका उद्देश्य है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो विश्व बैंक की अन्य संस्था है, ये गरीबी उन्मूलन के मिशन को पूरा करने में मुख्य रूप से प्रोत्साहन देती है और इस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 1960 में हुई थी और इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 174 है। विश्व बैंक के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को, मिशन को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से प्रोत्साहन प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक संस्था तीसरी है जिसको हम जानते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से। ये क्या करता है कि विभिन्न विकासशील देशों में जो कंपनियां हैं और जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ये उन कंपनियों को रोजगार सृजन के साथ साथ किस प्रकार से ये संगठन कॉरपोरेट गवर्नेंस और कर राजस्व सृजन कर सकते हैं, इस बारे में सलाहकारी भूमिका के साथ साथ इसकी एक स्थितियां प्रदान करता है। इस संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 186 है। एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व बैंक का हिस्सा है उसका नाम है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या 122 है। ये अलग अलग देशों में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विकासशील देशों में एफडीआई को प्रोत्साहन प्रदान करने का काम करती है ताकि गरीबी कम करने और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिल सके। इसका मुख्य काम यह है कि ये एफडीआई को प्रोत्साहित करता है और उसके माध्यम से रोजगार सृजन करके गरीबी को कम करने और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण संस्था है जिसको हम कहते हैं ICSID। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 163 है। ये विश्व बैंक ग्रुप का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसका एकमात्र ऐसा संस्था है जिसका भारत सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है और ये विभिन्न निवेश संबंधी विवादों को, निवेश संबंधी जो विवाद हैं उनको सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का प्रयास करता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका यह है। आईएमएफ की स्थापना, जैसा कि हमने बता दिया, कि ब्रेटन वुड्स संस्था के रूप में जुलाई 1944 में हुई और आईएमएफ में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 190 है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसा कि हमने बताया कि अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है विभिन्न देशों में भुगतान शेष की समस्या को सुलझाने के लिए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा सहयोग को भी बढ़ाना इसका काम है। मुद्रा सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ ताकि व्यापार में बढ़ोतरी हो सके, व्यापार आगे बढ़ सके और पेमेंट का एक इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप हो सके, ये इस संबंध में महत्वपूर्ण काम करता है। भारत इसमें अलग अलग देशों की जो भागीदारी है वो उनके आर्थिक योगदान पर निर्भर करती है और आर्थिक योगदान के साथ साथ वोटिंग राइट्स आईएमएफ में किस प्रकार से आर्थिक योगदान के हिसाब से ही तय होते हैं। वर्तमान में आईएमएफ में जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो अमेरिका की है और इसी कारण से अमेरिका का जो इसमें वोटिंग राइट्स है वो लगभग 15% के आसपास है। भारत के आर्थिक योगदान के हिसाब से भारत की वोटिंग राइट्स 3.08% के बराबर है। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने योगदान को बढ़ा रहा है और फॉरेन एड भी बढ़ा रहा है, विदेशी सहायता भी बढ़ा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीतिक भागीदारी उसकी स्थापित हो सके। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि भारत ने अपने बजट आवंटन में लगातार फॉरेन एड को बढ़ाया है। इसका उदाहरण
वर्ष 2010 में जो भारत की फॉरेन एड थी वो कुल मिलाकर के $500 मिलियन की थी। 2015 में ये फॉरेन एड बढ़कर के हुई $1.5 बिलियन की, और वर्ष 2019-20 में ये फॉरेन एड $1.32 बिलियन की हो गई। इससे पता लगता है कि भारत किस प्रकार से विदेशी सहायता बढ़ा करके अपने रणनीतिक जो कद है, विभिन्न प्रकार के अपनी रणनीतिक बढ़त हासिल करने का प्रयास करता है, और विभिन्न देश अलग अलग इस भागीदारी को बढ़ाने के माध्यम से करते हैं। तो ये सामान्य संगठन IMF और विश्व बैंक थे। एक महत्वपूर्ण संगठन एशिया का जो एशिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 68 है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? ये विभिन्न विकासशील देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, और आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये अलग अलग तरह के पूंजी के प्रदान करने के इंस्ट्रूमेंट चुनता है। जैसे ये ऋण प्रदान करता है, ऋण गारंटी प्रदान करता है, विभिन्न तरह के अनुदान प्रदान करता है। विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं चलती हैं, और विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं चलती हैं और विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं, उनमें ये मदद करता है, और अलग अलग विकासशील देशों में अपने निवेश के माध्यम से उनकी विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित कर सके। वर्तमान में भारत की जो इसमें भागीदारी है, वो शेयर होल्डिंग है, वो 6.3% की है, और वोटिंग राइट्स भारत को इसमें 5.3% के बराबर है। सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है इस संगठन में, वो जापान की है, फिर अमेरिका की है, तीसरे नंबर पर चीन की है, और चौथे नंबर पर भारत की है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की सामान्य जानकारी है। एक महत्वपूर्ण संगठन जिसका लगातार जो चर्चा में रहता है, विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 164 है। इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था है, सामान्य तौर से 1 जनवरी 1995 में इसके स्थापना को माना जाता है, लेकिन आप जानते हैं 1948 में एक संगठन अस्तित्व में आया था, जिसको हम GATT के नाम से जानते हैं, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये बेसिकली इसकी पूर्ववर्ती संस्था है, जो वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करने का प्रयास पहले से ही कर रही थी। विश्व व्यापार संगठन व्यापारिक समझौतों के लिए एक फोरम के रूप में काम करता है, और साथ ही व्यापारिक जो डिस्प्यूट होते हैं, जो विवाद चलते हैं, उनको भी निपटाने के लिए एक तंत्र के रूप में काम करता है। भारत के विभिन्न विकसित देशों के साथ भारत, क्योंकि अपने जब जो सुभेद्य लोग हैं, गरीबी में शामिल लोग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार भारत आर्थिक जो योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से उन्हें फ्री राशन प्रदान करता है और अन्य फ्री में मुफ्त सुविधाएं प्रदान करता है, उसको लेकर के WTO में एक विवाद है, और ये विवाद 2019 में इतना ज्यादा अमेरिका के साथ बढ़ गया कि वर्तमान में WTO का जो विवाद निपटान तंत्र है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब कार्य नहीं कर रहा है। भारत का कहना यह है कि भारत की विशिष्ट स्थिति को समझा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर उसको गरीबी में शामिल लोगों को आर्थिक तौर पर आगे बढ़ाना है, और इसलिए जरूरी है कि उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। लेकिन क्योंकि ये अमेरिका का कहना है कि WTO के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि एक स्तर से ज्यादा आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती। इसी कारण से इस पर विवाद, ये 2019 से विवाद निपटान तंत्र काम नहीं कर रहा है, और मुख्य काम इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों के लिए एक
प्लेटफॉर्म प्रदान करना और विवाद निपटान तंत्र के रूप में कार्य करना है। एक और महत्वपूर्ण संगठन जो यूएन की एक एजेंसी, महत्वपूर्ण एजेंसी है, वो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो 1977 में अस्तित्व में आया। दरअसल 1970 के दशक में वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट उभरा और इस खाद्य संकट के कारण बहुत बड़े स्तर पर अकाल भूखमरी के साथ साथ कुपोषण की स्थितियां पैदा हुई। इसके कारण 1974 में एक विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ। यह विश्व खाद्य सम्मेलन रोम में हुआ और उसमें ये महसूस किया गया कि विभिन्न विकासशील देशों की कृषि संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फंड मुहैया कराया जाना चाहिए। इसलिए 1977 में यूएन की एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत ये विभिन्न विकासशील देशों के कृषि संबंधी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उनको फंड मुहैया कराता है और भारत इस फंड के प्राप्तकर्ता देशों में सबसे ऊपर का देश माना जाता है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा और मिजोरम में विभिन्न परियोजनाओं में IFAD मदद कर रहा है। साथ ही महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके उद्यम में भी ये सहायता करता है। एक और महत्वपूर्ण संगठन जिसका भारत सदस्य है वो है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से जस्ट पहले ये अस्तित्व में आया था और इसमें सदस्य देशों की संख्या 195 है। विभिन्न देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के लिए और उनसे निपटने के लिए ये अनुदान प्रदान करता है। यह अनुदान चाहे वो जैव विविधता से संबंधित हो, जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाएं हो या ओजोन क्षरण से संबंधित योजनाएं हो या मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित योजनाएं हो, अलग अलग पर्यावरण पर प्रभाव डालने से संबंधित विभिन्न विकासशील देशों की योजनाओं को अनुदान के माध्यम से सपोर्ट करने का प्रयास ये संगठन ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के माध्यम से किया जाता है। एक और रीजनल संगठन 1963 में स्थापित हुआ था अफ्रीकी देशों का, जिसको हम जानते हैं अफ्रीकी विकास बैंक के नाम से। 1963 में यह अस्तित्व में आया। ये एक रीजनल संगठन था, यानी इसमें अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश ही शामिल हो सकते थे और इसलिए इसकी सदस्यता को बाहरी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से बाहर के देशों तक नहीं फैलाया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि विश्व में विभिन्न देशों के आर्थिक संसाधनों को लामबंद करके आर्थिक विकास को अफ्रीका में बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए इसकी सदस्यता 1980 के दशक में बाहरी देशों के लिए भी खोल दी गई और 1983 में भारत उन प्रथम देशों में शामिल था जो अफ्रीकी विकास बैंक से जुड़े। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 81 है और जब हम अफ्रीकी विकास बैंक की बात करते हैं तो ये 3 संगठन इसमें शामिल हैं। 3 संगठनों से मिलकर के बनता है अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकी डेवलपमेंट फंड और नाइजीरियन ट्रस्ट फंड। ये 3 से मिलकर के बनता है और अफ्रीका में इसमें निवेश के माध्यम से अलग अलग देश अफ्रीका में ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं, उद्योग, निर्माण संबंधी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। भारत ने वर्तमान में इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, ICT के क्षेत्र में और रेलवे में इसके माध्यम से अफ्रीका में बड़े स्तर पर निवेश किए हैं। आप समझ सकते हैं कि इन संगठनों से जुड़ करके, इनमें योगदान स्थापित करके किस तरह से भारत वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से अपने प्रोफाइल को बढ़ा रहा है। वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां ऐसी उभरी हैं,
खास तौर से 3 ऐसी चुनौती हैं जिनका समाधान कोई भी देश व्यक्तिगत स्तर पर अपने स्तर पर नहीं कर सकता। ये 3 चुनौतियां कौन सी हैं? सबसे पहली चुनौती है जलवायु परिवर्तन की चुनौती, जलवायु संकट की चुनौती। एक चुनौती है न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर युद्ध की चुनौती, और तीसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की चुनौती। इसके विषय में भी ये माना जा रहा है कि भविष्य में ऐसा संभव है कि ये होमोसेपियंस प्रजाति को ही विस्थापित कर दे, और इसलिए अलग वैश्विक स्तर पर 50 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने विभिन्न देशों के प्रमुखों को लेटर लिख करके ये कहा है कि एआई के विकास पर किसी न किसी तरह का विनियमन, नियंत्रण लगाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, वरना स्थिति हाथ से भी निकल सकती है। ये तीनों समस्याएं ऐसी हैं कि कोई भी देश व्यक्तिगत स्तर पर इनका समाधान नहीं कर सकता, इसलिए वैश्विक सहयोग स्थापित होना बेहद जरूरी है। और वैश्विक सहयोग विभिन्न देशों को इन योजनाओं को, इन रेगुलेशंस को लागू करने के लिए, इनके लिए जो नीतिगत पहल की जाएंगी उनको ग्राउंड स्तर पर, उनको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए आर्थिक सहयोग, आर्थिक वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए विभिन्न संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जिम्मेदारी की जो भावना है वो अगर ऊंचे स्तर पर रहेगी तो तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। और विभिन्न संगठनों से भारत जुड़ करके इन समस्याओं के समाधान की दिशा में न केवल नीतिगत फैसले लेकर के वैश्विक नेता के रूप में, वैश्विक लीडरशिप के रूप में उभर सकता है, बल्कि अपने अपने इन कामों के आधार पर रणनीतिक बढ़त भी हासिल कर सकता है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? आपका पहला कथन है विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। दूसरा कथन है भारत वर्ष 1983 में अफ्रीकी विकास बैंक का सदस्य बना। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न तो 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।